हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए अध्याय जो कि संविधान है, जो कि एक पॉलिटी का ही हिस्सा है। संविधान, ठीक है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन संविधान में हम लोग भारत के संविधान का अध्ययन किया जाएगा कि भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है और क्या है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है ना। मतलब आइए इसके बारे में समझते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, जो आपका संविधान है वो जब भारत में अंग्रेज व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, भारत में अंग्रेज जो हैं व्यापार करने की दृष्टि से ही आए थे, लेकिन यहाँ के बिहेवियर, यहाँ के वातावरण, यहाँ के कल्चर लोगों में और राजाओं में न एकजुटता होने के वजह से अंग्रेज धीरे धीरे भारत में पैर अपना जमाने लगे और अंततः 1757 के प्लासी का युद्ध तथा बक्सर का 1764 का युद्ध, दोनों ही युद्ध अंग्रेज जीत गए, जिसके कारण से वो अपने पैर को भारत में मजबूत करने की स्थिति में एकदम आ गए। ये दोनों ही निर्णायक युद्ध अंग्रेजों को भारत में अपना पैर जमाने के लिए अस्थायी कर दिया। अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का जो मैंने बताया कि कल्चर, बिहेवियर, लोग, यहाँ के राजाओं में एकजुटता ना होने के वजह से धीरे धीरे वो अपना पैर जमाने लगे। अंततः प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध ने उन्हें निर्णायक साबित किया और वो अपने भारत में पैर जमा लिए। लेकिन कंपनी जो थी, महारानी एलिजाबेथ, इन कंपनी के कर्मचारियों को सिर्फ भारत में व्यापार करने की दृष्टि से ही 24 सदस्यीय परिषद का गठन की और 1726 ईस्वी में गठन करके 1726 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा पारित कर दी कि जाइए आप लोग व्यापार कीजिए। लेकिन धीरे धीरे ये लोग व्यापार के माध्यम से भारत में इतना लूट पाट सब मचा दिए थे कि भारत के लोग इनसे एकदम त्राही त्राही हो गए थे। और यही नहीं, जब ये भारत से कंपनी के कर्मचारी लूट कर लेकर जाते थे अपने अपने देश, तो वहाँ भी इनको लोग हे दृष्टि के नज़र से देखते थे, मतलब नीच दृष्टि से देखते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो संसद था, जो मंत्री थे, मंत्रीगण थे, उनको लगने लगा कि ये लोग अच्छी तरह से ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं और हम लोग हेड होते हुए भी ये हमसे आगे निकल रहे हैं। हो ना हो, कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो भारत में कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, जिस अधिनियम को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। इस अधिनियम के सहायता से अंग्रेजों के कर्मचारियों को तथा कंपनी को सुधारने के लिए भारत में भेजा गया, लेकिन अधिनियम बनाकर, लेकिन यह इसलिए नहीं भेजा गया ताकि भारतीयों को सहायता किया जा सके। वहां के राजा को यह लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कंपनी हमसे अधिक शक्तिशाली ना हो जाए, इसलिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई। इसलिए उसके बाद अधिनियम पारित करने के बाद, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के बाद धीरे धीरे कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दी। रेगुलेट का मतलब चलाना, धीरे धीरे चलाना शुरू कर दी। तो क्या उद्देश्य था रेगुलेट करने के पीछे, इनका क्या उद्देश्य था, आइए समझते हैं। इनका क्या उद्देश्य था, क्यों
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत में ब्रिटिश सरकार लाना चाहती थी। तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था इनका कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। मतलब कंपनी को नियमित रूप से चलाया जा सके और नियंत्रित किया जा सके। ठीक है। दूसरा इसका जो उद्देश्य था कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को, मतलब सरकार के द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में भागीदारी मिली। मतलब कि ये अब भारत के राजनीतिक कार्यों में भी हिस्सा ले सकते हैं और प्रशासनिक कार्यों में भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है ना। और तीसरा मुख्य जो उद्देश्य था, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। मतलब ये जो ब्रिटिश सरकार थी, अब मतलब कि अब जो सरकार है वो कंपनी तथा सरकार के माध्यम से चलाया जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से उन्होंने क्या नींव रखी और इसकी सहायता से इन चीज़ों को भारत में लागू करने के लिए, इन 3 नियमों को भारत में लागू करने के लिए उन्होंने कुछ अलग से नियम बनाए। और वह क्या नियम थे, तो आइए समझते हैं। मतलब कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि भारत में कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में अपनी अहम योगदान दे सके। देखिए, ये सरकार जो थी सिर्फ मतलब मैंने बताया कि यह अधिनियम इसलिए नहीं लाई थी ताकि भारत में लोगों की सहायता कर सके। ये इसलिए लाई थी ताकि अपने नियम के माध्यम से ये भारत में बहुत दिनों तक सत्ता को संभाल सके और राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को बहुत दिनों तक बनाए रखे भारत में, और धीरे धीरे नियम बनाकर भारत को लूटते रहे। इनकी ये मंशा थी। ठीक है ना। उसके हिसाब से उन्होंने एक अधिनियम बनाए और उस अधिनियम को भारत में लागू किए। यह अधिनियम कहाँ बन रहा था? यह अधिनियम बन रहा था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बन रहा था, और लागू कहाँ हो रहा था? भारत में हो रहा था। तो अब इन 3 जो नियम थे, इस तीनों नियम को लागू करने के लिए भारत में उन्होंने अलग से एक नियम बनाए ताकि इस कंपनी को अच्छी तरह से रेगुलेट किया जा सके। वह नियम क्या था? तो पहला नियम था यह कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। मतलब जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया, सिर्फ गवर्नर के माध्यम से, मतलब गवर्नर कहा जाता था। लेकिन जब बदला गया तो उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है ना। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है ना। किसकी सहायता के लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। अब उसके बाद मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब कि अब जो गवर्नर जनरल बंगाल के हैं वह मद्रास के और बंबई के जो गवर्नर हैं वो अब इनके अधीन रहेंगे। पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग हुआ करते थे और उनका अपना अपना हेड हुआ करता था। लेकिन अब हेड कौन होगा? अब भारत में हेड होगा गवर्नर जनरल, और ये बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी है, इनके गवर्नर इनके अधीन होंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये कई बार पूछा भी है एग्जाम में। ठीक है ना। तो 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और जिसके मुख्य न्यायाधीश थे कौन? सर एलिजा इम्पे। ठीक है ना। और इनके 3 अन्य न्यायाधीश थे, लिमेस्टर, हाइड और चेम्बर्स। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। इन न्यायाधीशों का नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। इसका क्या नाम है? इनके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? सर एलिजा इम्पे। और इनके 3 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर और
हाइड, ठीक है ना। इनका 60 नाम मैंने लिखा है, नाम पूरा नहीं है ये, ठीक है ना, लेकिन आप इन नामों से भी इनको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ये मुख्य मतलब कि कलकत्ता में ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों किया गया, ठीक है ना, ताकि ये लोग मतलब भारतीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो या किसी प्रकार के मतलब कि राजनीतिक या प्रशासनिक रूप से ये लोग बेईमानी करें तो उसके हिसाब से उनको कोर्ट में लाया जा सके और उनकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से की जा सके। हालांकि ये भारतीय लोगों के परिप्रेक्ष्य में नहीं था, ठीक है ना, ये किसी तरह से किसी न किसी माध्यम से ये अपने ही परिप्रेक्ष्य में मतलब काम करते थे, लेकिन सिर्फ भारतीय लोगों का क्या था, एक नाम था, एक नाम मात्र था। मतलब कि पहले जो था बिना मतलब कोई नियम कानून से ये लोग लूट रहे थे भारत को, अब जो था अब नियम कानून बनाकर भारत को लूटने का ये सबसे बड़ा कारगर मतलब नियम था, ठीक है ना, कि अब इसको अब मतलब कि एक तरफ से नियम बनाकर अब लूटा जाएगा ताकि अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, ठीक है ना। जज भी इनके थे, वकील भी इनके ही थे, सब कुछ इनके ही थे, ठीक है ना। आया बात समझ में। उसके बाद एक चौथा इंपॉर्टेंट नियम था कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब कि अब निजी रूप से ये अपना व्यापार नहीं कर सकते थे। क्या करते थे ये लोग कि कंपनी इनको देती थी, ठीक है ना, कंपनी क्या करती थी, इनको देती थी कि जाइए आप यहाँ से कर वसूल कर लेकर आइए। कर था मान लीजिए 2 रुपया, तो ये लोग लेकर वसूल कर आते थे 10 रुपया, ठीक है ना, कंपनी को बताते थे 2 रुपया, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ये लोग पैसा लूट रहे थे लोगों से, भारतीय लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठ रहे थे। तो इसकी वजह से अब इन पर ये क्या हो गया, इन पर मतलब उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है ना, कि वो भारतीय लोगों से किसी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे और न रिश्वत लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मतलब इस नियम के सहायता से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो कंपनी का गवर्निंग बॉडी जो होता है उसकी स्थापना की। इसके माध्यम से कंपनी को और ज़्यादा सशक्त कर दी। ये इंग्लैंड में स्थापित किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना। और इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनका हेड था, ठीक है ना। और इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कंपनी के राजस्व, सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को देखरेख किया जाने लगा। मतलब कि कंपनी जो भी राजस्व हो, मतलब कि रुपया पैसा, सैन्य मतलब सेना शक्ति, ठीक है ना, और उसके बाद सैन्य मामले और उसके बाद प्रशासनिक मामले, ये तीनों मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखने लगे। कहाँ, हाँ, भारत में। ये भारत में ये तीनों चीज़ का देख रेख होने लगा सुचारू रूप से। आया बात समझ में ना। तो चलिए एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। ये चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और खासकर एग्जाम में ये विशेषताएं ही पूछता है, ठीक है ना, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नियम के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किया गया, ठीक है ना। तो पहला जो है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इनके सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसके बाद मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है ना। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1774 में इस नियम की सहायता से एक सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय की गठन किया गया। इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे तथा इनके अन्य 3 न्यायाधीश थे जिनका नाम था क्या, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है ना। उसके बाद इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है ना। और दूसरा सबसे अंतिम जो था, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की इंग्लैंड में और उसके माध्यम से भारत में कंपनी को नियंत्रण और सशक्त करना शुरू कर दी, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं बताऊं एग्जाम की दृष्टि से, ये एग्जाम किस एग्जाम के लिए है, आप चाहे यूपीएससी की बात हो, प्री, ठीक है ना,
यूपी पीसीएस की बात हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग इस चैनल को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी मेरे बातें बता रहा हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये पहला इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है ये 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 2 और तीसरा जो है ब्रिटिश सरकार, मतलब इस अधिनियम के सहायता से ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। आता है कि किस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की सहायता से की गई। आता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। फिर आता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, तो वारेन हेस्टिंग थे। इसमें नहीं मैंने नाम लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और मुख्य न्यायाधीश में सर एलिजा इम्पे, मुख्य न्यायाधीश में कौन थे, सर एलिजा इम्पे। और उसके बाद 3 जो थे हाइड, चेम्बर्स और लिमिस्टर, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।